Okay, guys, let's begin. Today we have started a new chapter, which name is अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी इन योर एफआर, है ना। ठीक है, तो मतलब एफआर का अपन अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करेंगे काफ़ी अपन स्पीड वाले मैनर में, ताकि क्या है कि ठीक है, एग्जाम से पहले अगर एक आध बार वीडियो देख लिए है ना, कभी दिमाग में चीज़ आ जाए तो अपन क्या है ना, आंसर कर पाए एग्जाम में। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना, ये अकाउंट्स में तो इतनी रिलेवेंस रखता नहीं है, लेकिन ठीक है, इसके जो टॉपिक्स है ना इस चैप्टर के अंदर, वो ऑडिट के अंदर अपना डिजिटल ऑडिट जो चैप्टर है, डिजिटल ऑडिट अपना चैप्टर है ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो अपन उसको उस तरीके से पढ़ लें ताकि वहाँ पे भी अपना काम में आ जाए। ठीक है, और अपन हालांकि यहाँ पे बहुत स्पीड में पढ़ेंगे, अपन फालतू इधर टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर्स। तो अपना चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओ ओ ओ ये है, ठीक है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक मिनट, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है कि अपन को एक्चुअल में पढ़ना क्या है, और मेरे को नहीं लगता उससे बाहर कुछ आएगा। तो जितना मैंने मैंने कर रखा है उससे ज़्यादा आप कोशिश ही मत करना पढ़ने की, क्योंकि उससे ज़्यादा वैसे भी पढ़ नहीं पाओगे। इतना बड़ा तो अपना अकाउंट्स का सिलेबस है, मतलब एफआर का सिलेबस है अपना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। और उसके बाद फिर ये ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ना इतना इतना हो नहीं पाता है, फिर एक आध क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना, अगर उसके बाहर कुछ आए तो फिर तो वो फेकोलॉजी चलेगी अपनी। ठीक है, ठीक है। तो अपना आ जाता है ऑटोमेशन प्रोसेस, फर्स्ट टॉपिक है ना, ऑटोमेशन प्रोसेस। अब ऑटोमेशन क्या होता है, देखो अब ना ऐसे ऐसे में ऑटोमेशन बताऊंगा तुम्हें याद नहीं रहेगा। मतलब ऑटोमेशन का मतलब तुम समझो अपने आप, जो कुछ अपने आप होता है उसको बोलते हैं अपन ऑटोमेशन। सब कुछ अपने आप होएगा, ठीक है। तो जादू से होगा क्या? जादू से नहीं होगा, प्रोसेस करेंगे ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक ही क्या है, बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस। ठीक है, क्या बेनिफिट है अपने पास ऑटोमेशन ऑटोमेशन प्रोसेस के? तो क्या हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन डाटा एंट्री। डाटा एंट्री जो हो जाएगी ना, काफी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। मतलब क्या है ना कि अपने आप होने लग जाए। अपने आप कैसे होने लग जाएगी सर, ये क्या पागल जैसी बात कर रहे हो? अपने आप कुछ होता है क्या? कुछ तो रीजन रहता है ना किसी चीज के होने में। तो देख लेते हैं ना, क्या लिखा है देखो, बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। अब इधर ऊपर ओसीआर भी लिखा था। अब ओसीआर क्या है, अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं अपन। अपन को पता है ना बारकोड क्या है, वहां जाते हैं ना अपन स्मार्ट मार्ट वगैरह में। तो वहां पे क्या होता है कि वो बंदा जब भी अपन सामान देते तो वो फटाक से स्कैनर बारकोड से स्कैन कर लेता है, और क्या है ना कि उधर एंट्री आ जाती है। तो वो स्ट्रीमलाइन डाटा प्रोसेस, डाटा एंट्री को स्ट्रीमलाइन हो रही है ना, वो बेनिफिट हो रहा है ये ऑटोमेशन प्रोसेस का, कि प्रोसेस को अपन ने ऑटोमेशन करी तो डाटा एंट्री क्या हो रही, स्ट्रीमलाइन होगी। तो बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो है जो है, कैन हेल्प ऑटोमेट द एंट्री ऑफ डाटा। ठीक है, ऑटोमेट कर देगी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। टाइम और एफर्ट को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, बंदा अगर टाइप कर रहा होता तो पता नहीं क्या कितना टाइम लगा देता। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि फटाक से इधर से टपाक किया, उधर से फटाक से आ गई एंट्री। तो पहला बेनिफिट क्या, स्ट्रीमलाइनिंग डाटा एंट्री। सेकंड क्या है, एक्सलरेटिंग डाटा प्रोसेसिंग। एक्सलरेट करता है मतलब जल्दी करता है ना। तो क्या है इसके अंदर, कैन हेल्प द प्रोसेस, ये कैन हेल्प टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज्यादा डाटा है, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली देन मैनुअल मेथड्स। मैनुअल मेथड में ज्यादा टाइम लगता था और एक्यूरेटली नहीं हो पाते थे। इसके अंदर बहुत क्विकली भी होते हैं और एक्यूरेटली भी होते हैं। ठीक है, तो ये होती है एक्सलरेटिंग डाटा प्रोसेसिंग। फिर अपने आते हैं एनहेंसिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को एनहेंस करता है, मतलब गलती होने के चांसेस कम कर देता है। क्या होता है देखो, हेल्प टू रिड्यूस एरर। एरर को रिड्यूस कर देता है, और डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो भी त्रुटियां रहती थी, डिस्क्रिपेंसीज, उनको क्या करता है, कम कर देता है। फिर क्या करता है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट इनटू फाइनेंशियल डाटा। देखो ऐसी बात है कि जैसे मान लो टैली में तुमने कुछ डाला, जैसे तुम टैली में एंट्री डालते हो ना, तो हाथों हाथ ट्रायल बैलेंस, मतलब हाथों हाथ लेजर, ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब में अपडेट हो जाता है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम कभी भी पी एंड एल बैलेंस शीट देख सकते हो उसमें, है ना। तो वहां पे क्या है ना कि एक एक चीज को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी अपन मैन्युअली बैठे होते तो अपन पहले इधर एंट्री मारते हैं, फिर उधर लेजर ले जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उधर वो अपन पी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इतनी माथा पच्ची नहीं होती। इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि अपने को क्या है कि रियल टाइम में उनको सारा डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो आप तो मेक श्योर करना है कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो लिख लो। प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट इनटू फाइनेंशियल डाटा, एनेबलिंग बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और मोर क्विकली। ठीक है, सेविंग टाइम एंड मनी। भाई टाइम और मनी को बचाता है। क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब कम टाइम लग रहा है। ऑटोमेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मैनुअल टास्क। ठीक है, जो रिसोर्सेज लगते थे ना मैनुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ती थी, अब कम कम इंसानों की जरूरत पड़ेगी ना।
जहाँ 10 लग रहे थे वहाँ एक बंदा ही सारा काम कर देगा, ठीक है। सच एस डाटा एंट्री एंड रिकंसिलेशन, ठीक है। फिर आता है फैसिलिटिंग कंप्लायंस, कंप्लायंस के लिए भी फैसिलिटेट करता है। हेल्प बिजनेस टू स्टे कंप्लायंट विद रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड बाय इंश्योरिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। नहीं आया समझ में, छोड़ देना है। तो वापस देख लो बेनिफिट क्या है। डाटा एंट्री स्ट्रीमलाइनिंग करता है, एक्यूरेट डाटा प्रोसेसिंग करता है, इनहेंस एक्यूरेसी करता है, इंप्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को, सेविंग करता है टाइम और मनी में, ठीक है। फैसिलिटिंग कंप्लायंस अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ो। फिर क्या आता है चैलेंजेस इन ऑटोमेशन प्रोसेस। देखो भाई अपने आप अगर कुछ चीजें हो रही है तो उसमें भी दिक्कत तो आएगी। तो दिक्कत क्या आएगी, अब आउन सेट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉबैक इन चैलेंजेस। ऑटोमेशन के खुद के अपने ड्रॉबैक्स और चैलेंजेस होते हैं। क्या होता है, नीड फॉर ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू कीप अप विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो है ना, क्या है ना कि अब ऑटोमेशन तो अपन ने डाल दिया, तो अब जो बंदे अपने जो वर्क कर रहा है उस ऑटोमेशन मशीन के ऊपर, ठीक है, तो उसको क्या है ना कि अपने को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको एजुकेट करना पड़ेगा ना, अप टू डेट रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ में। वही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग होगी। तो ये अपने आप में एक ड्रॉबैक है। फिर क्या है ड्रॉबैक अपने पास, रिस्क ऑफ डाटा ब्रीच इन साइबर अटैक्स। देखो डाटा ब्रीच हो सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना डाटा, और साइबर अटैक्स हो सकते हैं अपने पास, विच कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करता है सिक्योरिटी के उन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर देता है, ठीक है। फिर क्या ड्रॉबैक है, पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स। देखो पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स कैसे हो सकती है, जैसे मान लो अब जहाँ 10 जनों की जरूरत पड़ रही थी वहां एक जने की जरूरत पड़ रही है, तो बाकी के 9 को तो अपन निकालेंगे ना। तो हो सकता है कि वो उस वजह से क्या दिक्कत है, लोग बाग ऑटोमेशन को आने ही नहीं दे अपनी कंपनी में, ठीक है। वो रेजिस्ट करने लग जाए पहले से। उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स होती ही है, ठीक है। However, this can be mitigated by ensuring appropriate training to the workforce to remain updated with the technology। लेकिन अपन इसको मिटिगेट कर सकते हैं कि अपन क्या करें कि जो एम्प्लॉयज है अपने, इनको है ना अपन प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह अपन प्रोवाइड करवाए और इनको अप टू डेट कर दे टेक्नोलॉजी के साथ में। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स होगा ही होगा 100%। अगर ऑटोमेशन आएगा तो जॉब्स तो जाए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे अगर 10 बंदों की जरूरत पड़ रही थी पहले, वहां पे अगर एक बंदे की जरूरत पड़ रही है सिर्फ, तो बाकी के 9 लोगों को निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। उस एक को ही अपन अप टू डेट रखेंगे ना यार। तो ठीक है, ये एक मेजर कंसर्न है ऑटोमेशन प्रोसेस का। ये चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या आते हैं, ऑनगोइंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि अप टू डेट रखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ में। डाटा ब्रीच और साइबर अटैक्स हो सकता है, पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स हो सकती है, लेकिन इसको मिटिगेट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में अपन, ठीक है। फिर आता है अपना रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आया ना, तो ये हाईलाइटेड जो भी दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन ये लिख देना, ऑटोमेट मैन्युअल एंड रिपीटेटिव टास्क। ये क्या करता है, जो मैन्युअल और रिपीटेटिव टास्क है उसको ऑटोमेट कर देता है, ठीक है। अब अपन पूरा पढ़ लेते हैं एक्चुअल में लिखा क्या था। आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट रिवोल्यूशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस, यूटिलाइजेस सॉफ्टवेयर रोबोट्स और बोट्स। सॉफ्टवेयर के जो यूटिलाइज करता है सॉफ्टवेयर के रोबोट्स को और बोट्स को, क्या करता है ऑटोमेट करता है मैन्युअल और रिपीटेटिव टास्क को। जो जो काम बार बार हो रहे थे ना, उसको क्या करेंगे अपन ऑटोमेट कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना कि वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और एफिशिएंट वे में हो पाएगा, ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमें। अब अपना आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आरपी के अंदर बस खाली आप ये जो पॉइंट लिख दोगे ना तो नंबर आ जाएंगे अपने। अगर आरपी अगर आए लिखना कि ऑटोमेट मैन्युअल एंड रिपीटेटिव टास्क, जो मैन्युअल और रिपीटेटिव टास्क है उसको क्या करते हैं ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अपन कंप्यूटिंग सर्विसेज दे देते हैं ओवर द इंटरनेट। मैं आपको मोटा मोटी क्लाउड बता देता हूँ। क्लाउड क्या होता है, देखो एक है ना, अब कहीं पे भी कहीं सर्वर रखा होगा, डाटा अपना अपने पास में पड़ा है, अपन क्या करते हैं कि उनके सर्वर पे जाके अपना डाटा रख देते हैं, ठीक है। फिर जब भी अपन को एक्सेस करना होता है तो अपन ऑनलाइन देख लेते हैं ना डायरेक्टली। तो वहां से सर्वर से अपन जो डाटा अपना ले लेते हैं या फिर डाटा वहां रख देते हैं, तो वो जो सर्विस वो प्रोवाइड करवाते हैं उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। कि किसी और के सर्वर्स पे अपना डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा हो सकता है कि खुद का ही सर्वर और खुद का ही डाटा भी रख सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। अपन ने एक सर्वर डाल दिया है, जैसे मान लो कि सपोज मान लो कि अपन जयपुर में रह रहे हैं, तो जयपुर में अपन ने क्या कर दिया है कि सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब अपन गए थे मुंबई घूमने, अब अपन मुंबई से काम कर रहे थे, तो मुंबई से काम किया, काम को कहाँ पे अपडेट किया, सर्वर के अंदर। सर्वर कहाँ पे, जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर सर्वर में डाला, ठीक है। अब मान लो कि तुम मुंबई से
अब पुणे चले गए, ठीक है, तो अब पुणे चले गए, पुणे में तुम्हें वो डाटा एक्सेस करना है तो तुम्हें ना क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के थ्रू वो डाटा को एक्सेस कर सकते हो ना, जयपुर में जो डाटा पड़ा है अपना, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। तो इतना ही है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। डिलीवरी ऑन कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटिंग सर्विसेज दे देते हैं। इट अलाउज अकाउंटेंट टू एक्सेस देयर डाटा एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन, किसी भी डिवाइस के साथ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू दे देते हैं अपने को एक्सेस, ठीक है। फिर क्या था, कॉमन एप्लीकेशंस और केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कॉमन एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, एक तो होती है क्लाउड स्टोरेज। देखो क्लाउड स्टोरेज में क्या होती है, देखो जनरली गूगल ड्राइव्स का अपन ध्यान रखते हैं ना, अपन कोई भी डाटा गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर लेते हैं ना, फिर अपने इसमें से डिलीट मार दो, फिर जब भी कभी जरूरत हो तो गूगल ड्राइव पे जाके एक्सेस करके और डाटा को देख लो। और अगर डाटा को डाउनलोड भी करना है तो गूगल ड्राइव से कर लो, ठीक है। तो गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ऑफर क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन allow user to store and access their files and data from anywhere with an internet connection। देखो इंटरनेट कनेक्शन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर आता है अपने पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने को चाहिए तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलोब्रेशन हो सकता है। देखो क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन में से जैसे जूम पे अपन मीटिंग करते हैं ना, उनका एग्जांपल दे रखा है। क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। बिग डाटा एनालिसिस के लिए अपन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। क्लाउड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलोब्रेशन, क्लाउड बेस्ड ई कॉमर्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये कुछ 6-7 अपने पास एग्जाम्पल्स हैं। ऑलमोस्ट 11 मिनट्स हो गए हैं। अभी मेरे को और थोड़ा स्पीड में भगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि अपन रिवीजन कर रहे हैं, अपन देख रहे हो 25-30 मिनट में कंप्लीट हो जाए तो एकदम बिल्कुल पंटाधार है अपना, ठीक है। तो अपने बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से मुझे क्या फायदा हो रहा है। अब आपने अपने खुद के लेवल पे सोचना, अगर आपने कंपनी खोल रखी है तो आपको आपको क्या फायदा होगा, या फिर आपको पर्सनल लाइफ में भी देख लो आपको क्या फायदा हो रहा है अगर आपने गूगल ड्राइव पे रख रखा है। इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, कहीं से भी एक्सेस करो ना यार। इनहेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी को कैसे इनहेंस कर रहा है, देखो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मान लो कि तुम्हारा मोबाइल कहीं गिर जाता, फूट जाता, फॉर्मेट हो जाता, तुम्हारा डाटा सारा वो गायब हो जाता ना, एकदम खराब हो जाता, तुम्हें पता भी नहीं चलता डाटा का गया। तो क्या है ना कि अब वहां पे सिक्योरिटी मिल रही है भाई साहब, अगर यहाँ पे नहीं है तो दूसरे मोबाइल में जीमेल लॉगिन किया, ड्राइव पे चले गए और ड्राइव से जाके डाटा ले लिया, ठीक है। इंक्रीज स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है ना कि लार्ज स्केल पे वर्क कर सकता है। फिर क्या करता है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। मतलब डाटा को, अगर मान लो कि आप अपने पास में अगर 1 TB का स्टोरेज लेके आते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यही अगर आप ऑनलाइन 1 TB लोगे ना स्टोरेज तो आपको कम पैसे लगेंगे, ठीक है। फिर आता है स्ट्रीमलाइट कोलोब्रेशन, कोलोब्रेशन स्ट्रीमलाइट होता है। फिर क्या आता है, इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, ठीक है, ये भी होता होगा। तो क्या क्या है बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग के, क्लाउड कंप्यूटिंग के, इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, इनहेंस सिक्योरिटी, इंक्रीज स्केलेबिलिटी, रिड्यूस कॉस्ट, स्ट्रीमलाइन बिजनेस कोलैबोरेशन, इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। जो याद आए लिख देना, नहीं याद आया तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर क्या चैलेंजेस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, देखो चैलेंजेस मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, इंटरनेट जरूरी है ही है, ठीक है। और इंटरनेट जहां पे आ जाता है वहां पे क्या है ना कि डाटा को हैकिंग की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो अब चैलेंजेस में सबसे पहली लाइन ये लिखी, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आज कंप्लीटली ऑनलाइन। देखो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो होती है कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, तो इंटरनेट सबसे बड़ा कंसर्न है ही सही, ठीक है। और जहाँ पे इंटरनेट आएगा वहां पे हैकर्स भी आ जाते हैं, प्रोन टू हैकर्स हु कुड स्टील डाटा और पासवर्ड। ये अपने डाटा को स्टील कर सकते हैं, पासवर्ड को स्टील कर सकते हैं, स्टील मतलब चोरी, चोरी कर सकते हैं, डाटा को चोरी कर सकते हैं, पासवर्ड को चोरी कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ अपनी पर्सनल फैमिलीज फोटोज आपने गूगल ड्राइव पे डाली, कोई हैकर आया और उसने वो सारी फोटोज ले ली, अब आपके तो एकदम डाटा ब्रीच हो गया ना यार आपका। तो कुछ मान लो पर्सनल फोटोज होगी, आपकी पर्सनल वीडियोस होगी। अब मान लो दोस्तों दोस्तों में से बॉयज बॉयज गए तो कुछ अच्छी पर्सनल वीडियोस होती है लड़कों की ना। अब क्या, ठीक है आगे बात नहीं करते, अपन आगे पढ़ते हैं। फिर सेकंड देखो, नेट कनेक्टिविटी इज मस्ट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग टू बी ए सक्सेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग मतलब एक हाईली नेट कनेक्टिविटी अपने को चाहिए ही चाहिए डाटा को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, ठीक है, और डाटा को वापस एक्सेस करने के लिए। अगर नेट ही नहीं है
तो भूल जाओ आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर पाओगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नेट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर बिना नेट के आप कभी क्लाउड कंप्यूटिंग कर ही नहीं पाओगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा चैलेंजेस ही क्या है, नेट है, नेट की जो कनेक्टिविटी है, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल है, ये भाड़ में जान दो, इनको पढ़ने नहीं अपने को। फिर आते हैं अपन ईआरपी के अंदर। अब है ना, कभी कभी आप ईआरपी पढ़ोगे तो इसको है ना रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से काफी मतलब कंफ्यूज करोगे। बोले कि यार उसमें भी तो सेम चीज कर रहे थे, ईआरपी में क्या कर रहे थे। देखो, रोबोटिक प्रोसेस में किसी एक चीज को अपन ऑटोमेट कर रहे थे। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर अपन पूरा जो सिस्टम है ना उसको ही मतलब जो सेक्शन होगा ना उसको ही अपन पूरा ऑटोमेट कर देंगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसके अंदर क्या आता है। Enterprise resource planning is the type of software that organization use for managing day-to-day business activities like procurement. Procurement यानी क्या होता है, परचेस, है ना। तो परचेस का जो पूरा जो सिस्टम था, ठीक है, प्रोसेस थी जो परचेस की, उसको क्या किया इन्होंने, ऑटोमेट, ठीक है। फिर क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ठीक है, इनको पूरा पूरा ऑटोमेट कर दिया है। अब ईआरपी के अंदर और रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं अपने को। बेनिफिट देख लो, ईआरपी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय रिपोर्ट, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देती है। लेस ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, मतलब पैसे कम लगते हैं। इनहेंस कोलैबोरेशन टू यूजर्स शेयरिंग डाटा इन कॉन्ट्रैक्ट रिक्विजिशन एंड परचेस ऑर्डर, ठीक है, पढ़ लेना अपने हिसाब से। बेटर एफिशिएंसी टू कॉमन यूजर्स अक्रॉस many business function and well defined business processes, ठीक है। consistent infrastructure from back office and front office, consistent infrastructure मिलता है बैक ऑफिस और फ्रंट ऑफिस से, ठीक है। इंक्रीज यूजर एडोप्शन, अरे यार ठीक है, ये 6-7 पॉइंट आप पढ़ लेना अंडरलाइन वाले, इतना कोई खास नहीं है। ये ईआरपी आए तो भागना, भाग फेकोलॉजी चलनी चाहिए। फिर अपन आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटीज ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर कुछ है क्या, हाँ ठीक है, अपने पास कॉमन साइबर सिक्योरिटीज है। ये प्योरली अगर आपने ऑडिट पढ़ी है तो ऑडिट के अंदर, डिजिटल ऑडिट के अंदर एकदम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ पढ़ लेना, यहाँ पे मतलब फास्ट में जो भी अपने को याद आए, ताकि इधर भी काम आ जाए, ऑडिट में भी अगर हाउ बोर काम में आ जाए। हाउ बोर का मतलब है ना, यूं मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ ये वर्ड यूज में लेते नहीं लेते। हाउ बोर का मतलब थोड़ा बहुत उधर भी काम में आ जाए, ठीक है। तो कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है, फिशिंग एक्टिविटी। फिशिंग एक्टिविटी क्या होती है, ट्रिकिंग यूजर इनटू क्लिकिंग ऑन मैलिशियस लिंक। ट्रिकिंग यूजर मतलब यूजर्स को ट्रिक करता है, क्लिकिंग इनटू, क्लिकिंग मतलब क्लिक करने पर, ऑन मैलिशियस लिंक। मैलिशियस लिंक मतलब जो खराब लिंक है उन पे, ठीक है। अब ऐसा कब कैसे होगा, अब भाई हम क्यों करेंगे ट्रिक, ट्रिक कैसे कर पाएगा हमको सामने वाला। अच्छा मान लो अगर आप पहले है ना, पहले के टाइम पे एफ भी चलती थी, मतलब एफ भी यानी फेसबुक चलती थी, ठीक है। तो ऐसे ना फेसबुक का जो स्पेलिंग होती थी ना, उसका खाली एक वर्ड को थोड़ा सा मिसमैच किया और एक बिल्कुल ही फेसबुक जैसी सेम वेबसाइट बना दी, ठीक है। तो अब क्या होता, कोई भी यूजर जाता वहां पे, अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करता, आईडी पासवर्ड लॉगिन करता, तो वो क्या कि थोड़ा सा बता देता है कि हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और फिर एकदम से वापस बाहर आ जाता। तो लोगों को क्या लगता है कि ठीक है अभी सर्वर नहीं आ रहा, मतलब सर्वर डाउन चल रहा होगा, नेट नहीं चल रहा होगा, बाहर आ गए। तो फिर क्या करते, वापस बाहर आते और बाहर से वापस अंदर जाते, वापस से मतलब क्रोम पे आते, क्रोम पे आके फेसबुक सर्च करते, फिर फेसबुक की लिंक्स आती, फर्स्ट वाली नहीं चली, सेकंड वाली नहीं चली, थर्ड वाली, ऐसे करते ही है ना अपन। तो अपन क्या है, फिर वापस आते तो इनको क्या है ना, फर्स्ट वाली चल जाती, या फिर ये क्या असली वाली पे पहुंच जाते। जैसे ही असली वाली पे पहुंचते तो इनकी फेसबुक चालू हो जाती। अब बोलो सर, अब पूछो इसमें फिजिक अटैक क्या हो गया। देखो अटैक ये हुआ कि इसने जब है ना उस मेलिशियस लिंक के थ्रू जब इसने लॉगिन करने की कोशिश करी थी ना, तो अब इसका लॉगिन तो हुआ नहीं, पर इसने जो आईडी पासवर्ड डाले थे ना, ये सामने वाले के पास चले गए। अब सामने वाला इसकी फेसबुक चलाएगा एकदम मस्त। अब ये लड़कियों से क्या बात करेगा, वो लड़कियों से बात करेगा इसके अकाउंट के थ्रू, ठीक है। फिर होता है मेलवेयर अटैक। मेलवेयर अटैक क्या होता है, इन्फेक्टिंग कंप्यूटर और नेटवर्क विद मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन स्टील डाटा और डिस्टर्ब ऑपरेशन, ठीक है। फिर आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या था, इनक्रिप्टिंग फाइल्स और लॉकिंग यूजर्स आउट ऑफ सिस्टम एंड डिमांडिंग ए रैंसम पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर रिस्टोरिंग एक्सेस। देखो ऐसा होता है, ये क्या करते हैं रैंसमवेयर के अंदर लोग बाग, कि मान लो आपने कुछ डाटा आप अपलोड कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, तो आपके डाटा को क्या किया इन्होंने, बीच में से चुरा लिया। डाटा जा रहा था, बीच में से चुराया, बीच में चुरा के इसको इनक्रिप्ट कर दिया। अब भाई साहब इनक्रिप्ट कर दिया, तो अब ये है कि आपको वापस डाटा उसी फॉर्म में चाहिए जिसमें आपने डाला था, ठीक है। नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा ना कि ये ABCD XYZ 1 2 3 4 ये क्या लिखा हुआ है। अब आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो उसको, तो उसको आपको डिकोड करना है ना। इसको इनकोड कर दिया है, मतलब इंक्रिप्शन लगा दिया, आपको डिक्रिप्शन करना है। डिक्रिप्शन के लिए आपको पता हो तो एक चाबी लगती है, ये इंक्रिप्शन मतलब एक ताला लगा दिया है, अब डिक्रिप्शन के लिए एक चाबी लगेगी, है ना, की बोलते हैं जिसको।
तो डिस्क्रिप्शन के लिए की चाहिए होती है। अब सामने वाला बोल रहा है कि मेरे खाते में इतने पैसे डाल दो, ये अकाउंट भेज रहा हूँ, इतने पैसे डाल दोगे तो मैं आपको की दे दूंगा। आप की जैसे ही आपके पास आएगी तो आप डाटा को वापस एक्सेस कर पाओगे ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। तो अब है ना भाई साहब, रैंसम किसी एक अचानक से किसी बंदे ने कर दिया है, अब पैसे देना पड़ रहा है, तो इसको बोलता है रैंसम वेयर अटैक। इंक्रिप्शन प्राइम लॉकिंग यूजर आउट, यूजर को ही बाहर फेंक देता है सिस्टम से, एंड डिमांडिंग ए रैंसम पे इन एक्सचेंज ऑफ रिस्टोरिंग एक्सेस, रिस्टोर करने एक्सेस को रिस्टोर करने के लिए पैसे मांगता है। फिर क्या था, इनसाइडर थ्रेट, घर का विधि लंका टाइम, अंदर के लोगों ने ये किया, थ्रेट पैदा कर दिया। अंदर के लोग कौन हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है या फिर अदर इनसाइडर हु हैव एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा, मतलब ऐसा कोई इनसाइडर जिसके पास सेंसिटिव डाटा का एक्सेस था, वो भी थ्रेट पैदा कर सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, अब क्या है ना कि देखो इसको पढ़ते हैं, ओवरवेलिंग ए सिस्टम और नेटवर्क विद ट्रैफिक और डिस्टर्ब ऑपरेशन। देखो मतलब नेटवर्क पे ट्रैफिक कब होता है, जनरली अपन देखते हैं ना, कभी कभी अपन किसी लिंक्स को खोलने की कोशिश करते हैं पर खुलती नहीं है। जैसे अभी अभी थोड़े टाइम पहले अपन देख रहे थे कि वो अपना एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा था ना आईसीआई का, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आईसीआई का रिजल्ट नहीं खुलता है रिजल्ट वाले दिन, ये बहुत सारी जगह देखा होगा, रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट नहीं खुलते, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज हो जाता है, अभी शायद सर्विसेज दे ही नहीं पा रहे हैं सामने वाले, ऐसा। फिर क्या होता है, सप्लाई चेन अटैक होता है, अटैक इन्वॉल्व कॉम्प्रोमाइजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू गेन एक्सेस टू ए नेटवर्क और सिस्टम, ठीक है, कुछ तो भी है, पढ़ लेना। तो कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं अपने पास में, फिशिंग अटैक, मालवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक, इनसाइडर थ्रेट, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सप्लाई चेन अटैक्स, ठीक है। फिर आते हैं अपन प्रोएक्टिव मेजर टू मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी रिस्क। प्रोएक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, मतलब प्रोएक्टिव मेजर्स का मतलब आप समझ पा रहे हो ना, प्रोएक्टिव मेजर्स क्या होते हैं। पहले से ही अपन क्या मेजर ले सकते हैं, पहले से क्या क्या मेजर ले सकते हैं, पासवर्ड का मैनेजमेंट, पासवर्ड अच्छे रखो ना, एकदम बिल्कुल नंबर ने स्पेशल कैरेक्टर्स ने नेम ने सबका कॉम्बिनेशन रखो। ऐसा नहीं कि दे दे मोबाइल नंबर डाल के, मोबाइल नंबर तो आजकल मतलब हर कोई पता लगा लेगा ना कि यार ये इसके मोबाइल नंबर है, ठीक है। फिर होता है एक इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मैंने अभी आपको समझाया था ना, किसी डाटा को किसी एक स्पेशल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देना, जो कि क्या है ना कि सामने वाले को समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या है ना कि जो कंट्रोल का जो एक्सेस है उसको क्या रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे मतलब ऐसा नहीं है कि सबको नहीं आने देंगे, ऑथोराइज लोगों को आने देंगे, अनऑथोराइज लोगों को नहीं आने देंगे, है ना। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी को देख लेंगे, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग दे देंगे, डाटा का बैकअप ले लेंगे, इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लानिंग। इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लानिंग का मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे होता है ना कि मान लो कि पेट्रोल पंप पे तुमने देखा होगा कि वो फायर एक्सटिंग्विशर पड़े होते हैं, तो वो काय के लिए पड़े होते हैं, अगर कभी गलती से आग लगी तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लेंगे। तो सेम इसमें भी क्या होता है कि वैसे तो कुछ होगा नहीं डाटा के अंदर, पर अगर कुछ हो तो इंसिडेंट रेस्पॉन्स के लिए कुछ प्लान तो होना चाहिए ना, कि भैया डाटा को बचाएंगे कैसे अगर साइबर थ्रेट आ गया तो वही है, उसकी उसी को बोलते हैं अपन इंसिडेंट रेस्पॉन्स प्लानिंग, ठीक है। फिर आ जाता है अपन ब्लॉकचेन। देखो ब्लॉकचेन काफी अच्छा टॉपिक है, और ठीक है काफी खतरनाक भी है। खतरनाक इन द सेंस खतरनाक नहीं है, मतलब अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको क्या है ना कि देख लेना अपने हिसाब से, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत तो। और इसके आने के चांसेस ज्यादा है ना, इसीलिए मैं इसको खतरनाक बोल रहा था, क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, है ना। अभी भी शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा था मैंने, तो हो सकता है ब्लॉकचेन का भी आ जाए। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली ब्लॉक क्या होता है कि ब्लॉकचेन अब मैं नहीं बताऊंगा, ब्लॉकचेन आपको पता ही होगा, ठीक है। की इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्या की इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक तो इनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है। इंप्रूव करता है डाटा की इंटीग्रिटी, डाटा को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, एनहेंस करता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अच्छी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ब्लॉकचेन, सही बात है। सिंप्लीफाइड करता है रिकंसिलेशंस को, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ब्लॉकचेन खुद में इतना महंगा है, ठीक है, ब्लॉकचेन, हाँ ठीक है, मतलब खुद में इतना महंगा है यार। इनहेंस ऑडिट ट्रेल को इनहेंस करता है, और रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है, ठीक है। तो ये कुछ 6 7 8 पॉइंट है, तो ये आप याद रख लेना। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, डाटा की इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, स्ट्रीमलाइन करता है, ऑडिट प्रोसेस को इनहेंस करता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है, सिंप्लीफाई करता है रिकंसिलेशन को, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इनहेंस करता है ऑडिट ट्रेल को, रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देता है, ठीक है। तो ये कुछ 6 7 8 पॉइंट थे, तो ये ब्लॉकचेन्स के अंदर आते हैं। फिर आता है अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है एआई, जिसको अपन एआई कहते हैं, और एआई के अंदर मशीन लर्निंग भी आ जाती है।
वही अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग व्हेन यूज्ड इन अकाउंटिंग, क्या क्या कहाँ बेनिफिट्स कहाँ आते हैं? ऑटोमेट करता है डाटा एंट्री को, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए एकदम पता कर पाता है ना थोड़ा सा। अकाउंटिंग ऑटोमेशन, अकाउंटिंग को ऑटोमेट करने में काम करता है और टैक्स के कंप्लायंस के लिए अपने को बेनिफिट देता है, ठीक है। तो कई 5 जगह अपने यूज में आ रहे हैं एआई। कहाँ पे आ रहे हैं? ऑटोमेशन, डाटा एंट्री को ऑटोमेट करता है, फ्रॉड को डिटेक्ट करता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करता है, अकाउंटिंग ऑटोमेशन करता है, टैक्स के कंप्लायंस करता है, ठीक है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है अपने पास? चैलेंजेस मतलब क्या दिक्कत दिक्कत कहाँ है? तो देखो, डाटा तो इसमें भी लग रहा है, डाटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी का कंसर्न है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। नीड टू ट्रेन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को तो हर जगह ट्रेन करना पड़ेगा ना। नीड टू ट्रेन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट कैपेबिलिटीज ऑफ एआई फ्रॉम द सिस्टम। भाई एआई का यूज एफिशिएंट वे में करना है, इसके लिए अपन को एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये भी अपने लिए चैलेंजेस है ना यार, कि पहले एम्प्लॉय को एआई सिखाओ, फिर वो एआई में वर्क करे, ठीक है। तो ये अपना एआई से रिलेटेड हो गया। अब देखते हैं इसके नीचे कुछ है अपने पास और। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनल है, अपन ने जितना किया है उतना सफिशिएंट है। मतलब इससे ज़्यादा अपने को ध्यान देना नहीं है इस चैप्टर पे। मॉड्यूल से तो वैसे आप कोई पढ़ते हो नहीं, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल के अंदर क्या है ना, अपने को चीज़ें पता रहेगी तो अपने को ठीक रहेगा। ये मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ था ये तो। नेवरदलेस अपना कंटेंट खत्म है। तो अब आ जाओ, मैं अब आपको लास्ट बता देता हूँ कि जब क्या है ना, कि जब भी एग्जाम देने जाओ, कभी भी क्वेश्चन आए, तो या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, है ना। दो ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आ रहा है, ठीक है, जब 15 मिनट का टाइम बट रहा आ रहा है, अपन को पॉइंट्स याद आ गए, पेंसिल से दे लिख देने को क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है और अपने पास अब ऑप्शन नहीं बच रहा है कि अपन क्या करें, अब अपने पास टाइम बचा हुआ है, अपना पेपर हो गया है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन मान लो कि पेपर ही नहीं आ रहा था, अब क्या करें, तो अब बैठे हुए हैं। तो अब कुछ जो जो याद आ रहा है इससे रिलेटेड, जो भी याद आ रहा है वो लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या मालूम कोई एक हाथ वर्ड अगर मिल मुल जाए तो 1-2 नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है ना, कभी भी ऐसे आए तो कुछ तो भी लिख देने का, लेकिन ऐसे पेपर खाली नहीं छोड़ने का, ठीक है। और अटेम्प्ट तो आप अच्छे से कर ही लोगे पूरा पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस मेक श्योर करना कि जितना ज़्यादा लिख पाओ उतना ज़्यादा लिख देना, खासकर उन क्वेश्चंस में ज़्यादा लिखना जिनमें क्या हो कि आपको आता नहीं है, ठीक है। जिनमें आता है उनमें तो आप सफिशिएंट, मतलब जितना जितना सफिशिएंट है उतना ही लिखो, जिसमें नहीं आता ना उसमें भर भर के लिखना, ठीक है। और वो तभी लिखना जब अपना क्या है ना, आने वाला पार्ट पूरा हो जाए। जब आने वाला पार्ट पूरा हो गया है, जो जो आता था अपन ने अच्छे से लिख डाला है, अब बैठे बैठे क्या करें, करना है टाइम पास। तो अब टाइम पास कैसे करेंगे? एमसीक्यू लेके बैठना मत, एमसीक्यू तो पहले अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब टाइम पास कहाँ करना है, ये जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको इनको बैठ के फैला फैला के लिखते रहने का। क्यों? क्योंकि क्या पता है 1-2 वर्ड कहीं मिल मुल जाएंगे तो अपने को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से खत्म कर रहा हूँ, ये कंप्लीट है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आज ही इसको अपलोड कर लूँ। तो क्या है ना कि आपको भी रिवीजन करने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नेवरदलेस ओके, बाय, टेक केयर, ठीक है। और वो पीछे जो लटक रहा है ना वो बैग पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोचना मत कि यार ये पीछे क्या लटका रखा है, ठीक है। ओके।